नमस्कार दोस्तों, देखिए स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिशन पॉजिटिव यूपीएससी में। मैं आपका अपना बॉबी। तो देखिए आपको लेके आया हूं क्लास 7th के पार्ट 3 दिल्ली की सल्तनत के बारे में। एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं और एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशन होगा, इससे हट के और कुछ आपको यहाँ से अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि वीडियो की रूपरेखा क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, यानी कि दिल्ली की सल्तनत का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद दिल्ली के सल्तनत के बारे में जानकारी, और ये कैसे मिलती है, किससे मिलती है, सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, शहर से साम्राज्य तक कैसे बढ़ा, इन सब के बारे में बात करें। तो चलिए सबसे पहले बात, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समाकीर्ण, यानी कि सबसे पहले खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समाकीर्ण नज़दीकी एवं ये भी इसके अंदर आएगा। दूसरी 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत भी हम आपको इसके अंदर भी कवर करने वाले हैं। अब आते हैं परिचय, जो कि हमने आपको सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा में दिखाई थी। ये हमारा प्यारा दिल्ली है और ये हमारा प्यारा लाल किला है। तो चलिए परिचय करते हैं। पहले दिल्ली में 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों की राजधानी थी। यानी कि सबसे पहले 12वीं शताब्दी में जो भारत की यानी कि दिल्ली किसकी राजधानी थी? तोमर राजपूतों की राजधानी, जिसे चौहानों अजमेर से पराजित हो गए थे। यानी कि तोमर किससे पराजित हुए थे? चौहान। और चौहान के बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि चौहान पे एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, यानी कि जो तोमर वंश थे और जो चौहान वंश हैं, इन दोनों के अधीन जब तक दिल्ली रही है, एक व्यापारिक केंद्र रही है। ये क्या रही है? एक व्यापारिक केंद्र के रूप में इन दोनों के पास रही है। जैन व्यापारियों ने कई मंदिर, सिक्कों और निर्माण किया। उन्हें दहीवाल कहा जाता है। यानी कि जो जैन धर्म के लोग थे, जो जैन व्यापारी थे, इन्होंने क्या करा? दिल्ली के अंदर कई मंदिरों का निर्माण करा, सिक्कों का निर्माण किया। इसी वजह से इन निर्माण किए गए मंदिर और सिक्कों को दहीवाल कहा जाता है। दिल्ली में कई शहर और इसका अपना एक इतिहास है। यानी कि दिल्ली की, जैसे आपने देखा होगा चांदनी चौक, वो अपने ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक इतिहास रहा है दिल्ली के हर एक। इन्हें कहा जाता था दहीवाल। ये सिक्के होते थे, ये वो मंदिर हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी शासक के बारे में। तो दिल्ली के शासक राजपूत राजवंश, सबसे पहला जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, दिल्ली पे शासन किया, तो वो तोमर वंश था। तोमर वंश ने प्रारंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 में दिल्ली को अपने अंदर रख लिया था, यानी अपने अधीन बना लिया था। दिल्ली के शासक बन गए थे। फिर अनपंगा प्लास चौहान आए। चौहान वंश 1165 से 1192, ये महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसी के जो नीचे वाला टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान, 1175 से 1192, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर के रूप में इन्हें देखा जाता है वहाँ पर। इसके बाद चौहानों के बाद आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासन, यानी कि तुर्की वाले जो तुर्की हैं वो 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 से 1210 तक रहे। फिर इन्हीं के इल्तुमिश आए, फिर रजिया सुल्तान आई हैं और गयासुद्दीन बलबन। इनके बारे में विस्तार से हम आगे चल के जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में आ जाएगा। जब ये आ जाता है तो इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर दो महान शासक हुए हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। साथ ही साथ जलालुद्दीन खिलजी की बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था, तो एक हिसाब से ससुर भी माना जाता है। तो ये जो खिलजी वंश के दोनों भी महान शासक हुए हैं, इनके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश 1320 से 1440 तक, जिसके अंदर पहले जो शासक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और भी महत्वपूर्ण जैसे सैयद वंश आ गया, फिर खिलज खान, लोधी वंश। अब लोधी वंश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट शासक जब लोधी वंश भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक लोधी वंश पे रहा है। तो लास्ट, अब इसके बारे में दिल्ली की सल्तनत के बारे में कुछ जानकारी है। दिल्ली की जो जानकारी कहाँ से मिलती है दिल्ली की सल्तनत के बारे में, तो इसके बारे में बड़े प्यार से बात करेंगे। फारसी का उपयोग दिल्ली सल्तनत के अधीन एक भाषा के रूप में किया जाता है। यानी कि दिल्ली का अगर कोई हमें इतिहास उठाना है, दिल्ली के बारे में, कोई सल्तनत के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी करनी है, तो वहाँ फारसी भाषा एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर बन जाता है। और हमें कई ऐतिहासिक, इसके लिए कोई हिस्टोरिकल शिलालेख, सिक्के, वास्तुकला देखने को हमें मिल जाती है। अब आप समझोगे, फारसी में तारीख को एक वचन और तवारीख को बहुवचन फारसी में लिखा गया है। तवारीख के लेखक विद्वान पुरुष, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी थे। वे शासकों की सलाह देते थे। यानी कि जो तवारीख यानी कि जो बहुवचन लोग होते थे
वो उनके दरबार के विद्वान पुरुष सचिव होते थे, कभी के दरबारी थे, इनकी ये लोगों को सलाह देने का काम हुआ करता था। ये कुछ लेख हैं जिनसे हमें इनके बारे में सब देखने को समझ में आता है। अब आता है तवारीख के बारे में। तवारीख लेखन शहरों, यानी कि दिल्ली में रहते थे। तवारीख कहाँ रहते थे? लेखन शहरों, जहाँ पर उन्हें लिखने में आसानी होती थी, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे। कोई गांव नहीं, यानी कि ये गांव में नहीं रहते, गांव में रह के क्या लिखेंगे। बदले में पुरस्कार पाने के लिए सुल्तान के लिए इतिहास लिखने के प्रयोग करें। यानी कि जो तवारीख होते हैं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनका इतिहास लिखा होगा, हो सकता है इन्होंने पुरस्कार पाने के लिए राजा की बड़ाई भी की हो, तो इसमें हमारा कोई संदेह नहीं होगा। 1236 में सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया था 1236 में सुल्तान इल्तुमिश, इनकी बेटी थी रजिया। रजिया वहाँ की सुल्तान बन जाती है, लेकिन जो इल्तुमिश का पुत्र था वो इससे नाराज होता है, और जो इसका मिनाज था सिराज, वो कहता था कि मतलब सिराज इसका रजिया का भाई था, वो कहता कि मैं रजिया से ज़्यादा सक्षम हूँ, जबकि रजिया कहती मैं ज़्यादा हूँ। तो इसके चलते मिनाज के प्रथम सिराज ने कहा था कि वह अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम है। उसे 1240 में रईसों के रूप में सिंहासन से हटा दिया गया, यानी कि रईसों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके चलते रजिया सुल्तान को 1240 में उसके सिंहासन से हटा दिया गया। कारण क्या था? जो सिराज एक शासक के रूप में एक लड़की को सिंहासन पर पाकर खुश नहीं था, यानी कि जो सिराज था वो एक शासक यानी एक राजा के रूप में लड़की को पाकर खुश नहीं था। ये रजिया सुल्तान की बड़ी प्यारी सी पिक्चर आ गई है। देखो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ। गैरिसन शहर से साम्राज्य, यानी कि एक छोटे से राज्य से, छोटे से गांव कस्बे से लेके एक साम्राज्य तक कैसे विस्तार हुआ। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत ने कई जोखिम नहीं लिया, यानी कि 18वीं शताब्दी तक दिल्ली के जो सल्तनत था कोई भी जोखिम नहीं लिया, ना ही जेलों में बंद शहरों से पहले गया। इसके बजाय सुल्तान ने इसके बजाय भीतरी इलाकों को नियंत्रण किया। सबसे पहले क्या करा सुल्तानत ने? इसके अंदर जो भीतरी है, इसका जो आंतरिक इलाके हैं उस पर नियंत्रण किया, और सुदूर बंगाल के गैरिसन शहरों और दिल्ली से सिंध को नियंत्रण करना कठिन था। अब देखो गैरिसन शहर क्या है? गैरिसन बंगाल के एक शहर है जिसको दिल्ली पे बैठे बैठे नियंत्रण करना या सिंधु के किसी भी प्रदेश को नियंत्रण करना बहुत कठिन हो रहा था। ये देखो गैरिसन शहर है, और ये आंतरिक इलाके यानी कि जो इनके हमारे दिल्ली क्षेत्र के अंदर आते थे वो, और गैरिसन जो बाहरी इलाके होते थे। खराब मौसम, युद्ध विद्रोह के कारण बस संवाद नहीं कर पा रहे थे, यानी कि एक तो मौसम खराब हो रहा था, युद्ध विद्रोह के कारण संवाद नहीं हो पा रहा था, यानी कि बातचीत नहीं बन पा रही थी सही से। मंगोल द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के सुल्तान दुर्बलता के समय सुल्तानों के विद्रोह करने वाले राज्यपालों से दिल्ली की सत्ता को खतरा। अब जो मंगोल, आपको पता है मंगोल का जो सबसे महान शासक हुआ चंगेज खान, जिसे नरसंहार भी कहा जाता है, इसने क्या कहा था? लाखों करोड़ों लोगों का नरसंहार किया था इसीलिए। तो मंगोल द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से सल्तनत की दुर्बलता, यानी वहाँ पर देखा गया कि सल्तनत के अंदर कितनी कमी है अभी लड़ाई करने के लिए या किसी भी सेना की। विद्रोह करने वाले राज्यपालों से दिल्ली की सत्ता को बहुत ज़्यादा खतरा था कि अगर जैसे मंगोल ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की, ऐसे ही अगर दिल्ली के जो राज्यपाल हैं या दिल्ली के जो छोटे छोटे राजा हैं, अगर उन्होंने हमारा विद्रोह कर दिया तो हमारी सत्ता जा सकती है। बाद में इसे गयासुद्दीन बलबन ने ले लिया, और अलाउद्दीन खिलजी और मोई के तहत इसका विस्तार हुआ। यानी कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाले गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंशों के हित में जाता है। सुल्तानों ने सबसे पहले गैरिसन कस्बों के भीतरी इलाकों को मजबूत करने का सक्षम बनाया, या इनका मानना था कि ये देखो ये गयासुद्दीन तुगलक हैं, ये मोहम्मद तुगलक हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना दोआब में जंगलों को साफ किया गया, यानी कि जंगलों की खूब कटाई की गई। ठीक है, शिकारियों और चारावाहों को उनके आवास से हटा दिया, यानी कि जो व्यक्ति थे जो शिकार करते थे या जो शिकार करने का ही काम था, जो चारावाह पे अपने पशुओं को चराते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। कृषि के लिए किसानों को भूमि दी गई, यानी कि कृषि करने के लिए किसानों को एक अलग जगह पर भूमि दी गई। व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया कि अगर आप व्यापार करने जा रहे हो तो आपसे किसी प्रकार की लूटपूट नहीं होगी। अगर आपने 5वीं क्लास में हमारे भारत या हमारी दुनिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बुक में दिखा है कि दिल्ली कुछ नहीं था, दिल्ली पहले एक व्यापारिक रास्ते के तौर पे आता था, और यहाँ पर क्या करते थे लोग, जो व्यापारी जाते थे ना लूट लेते थे, उसी के चलते दिल्ली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। सल्तनत की बाहरी, इस पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत की बाहरी और सल्तनत की आंतरिक, इन दोनों सीमांत के बारे में बताएं। तो सबसे पहले बात चर्चा करने वाले हैं सल्तनत की बाहरी सीमांत पे। दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं क्षेत्र में, यानी कि बाहर जो दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आता, उस क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ।
में विस्तार शुरू किया गया। सैन्य अभियान दक्षिण भारत में शुरू किए गए, यानी कि सेना के अभियान बनाए गए, सेनाएं बनाई गई। दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण नीचे वाले साउथ इंडिया की तरफ बढ़े। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरुआत है। एक सेशन कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोह तुगलक के समाप्त हुआ। सुल्तान की सेनाओं ने हाथी, घोड़ों, दासों, कीमती धातुओं पर कब्जा कर लिया। और ये क्या करते थे, हाथी, सेना, घोड़ों और दासों और कीमती वस्तुओं पर अपना कब्जा जमा रहे थे। जैसे कि देखो ये घोड़े हो गए, कीमती वस्तुएं जैसे उस समय के जो सिक्के थे, और हाथी, क्योंकि ये सेना युद्ध के समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। 150 वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक के शासन के अंत तक उसकी सेनाओं ने उपमहाद्वीप में प्रतिद्वंदिता सेनाओं को हराना शुरू कर दिया था। यानी कि इसने इसके जो प्रतिद्वंदी थे, यानी इसके खिलाफ जो लड़ने वाले लोग थे, उनको हराना शुरू कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। दिल्ली के सल्तनतों के पास विशाल राज्य थे, यानी कि दिल्ली का जो सल्तनत था उनके पास बहुत बड़े बड़े राज्य थे, और उन्हें विश्वसनीय राज्यपाल या प्रशासनों की आवश्यकता थी। ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जिन पर वो विश्वास कर सकें। ऐसे नहीं कि हमने किसी व्यक्ति पर विश्वास किया, उसे दे दिया राज्य और वो हमसे ही विद्रोह करने लगे। इल्तुतमिश ने फारसी में बंगदान नामक सैन्य सेवा के लिए अपने विशेष दासों का समर्थन किया था। ये महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, और चूंकि वे मालिक पर भरोसा करते थे, ये लोग वो थे जो मालिक पर भरोसा करते थे। अगर पूरी तरीके से बात की जाएगी बाहरी संस्था को कैसे, तो इन्होंने क्या करा, बाहरी प्रदेशों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए एक भरोसेमंद आदमी को खोजा, दूसरा सेनापति अच्छे ढूंढे ताकि जो इनकी बातों को माने, इनका विरोध ना करें, अच्छे नियुक्त किए हैं। दूसरा, हाथी, कीमती वस्तुएं और घोड़ों पर अपना कब्जा जमाया। सैन्य सेवा। नए सुल्तानों के पास नए लोग होते थे और पुराने लोगों को हटा देते थे, यानी कि जैसे जैसे नए सुल्तान आता था तो वो अपने नए लोग लाता था, और जो पुराने लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें हटा देते थे, जिससे कि लोगों के बीच संघर्ष की भावना होती थी। बहुत से लोगों को दिल्ली सल्तनत में परेशानी थी। कुछ लोगों को दिल्ली सल्तनत से परेशानी भी थी क्योंकि वे निम्न आधार वाले लोगों को रखते थे। जैसे फारसी तवारीख ने दिल्ली सल्तनत की आलोचना की थी। खिलजी और तुगलक जैसे सुल्तानों ने सैन्य कमांडरों को राज्यपाल नियुक्त किया था, यानी कि जो सेना के कमांडर थे उन्हें ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। अब बात करते हैं उनके द्वारा नियंत्रित भूमि को इक्ता कहा जाता है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के अधीन भूमि को नियंत्रण कर लेते थे, या जो उनके द्वारा जो सैन्य कमांडरों को जमीन दी जाती थी उसे इक्ता कहा जाता था। वे इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे, और जो लोग इस पर अधिकार जमाते थे या जिन्हें इक्ता जमीन का मालिक कहा जाता था उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता। मुक्ति का कर्तव्य था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी मुक्ति के कर्तव्य क्या थे, मुक्ति के कर्तव्य थे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सैन्य अभियान को चालू रखना। मुक्तियों और सैनिकों का वेतन राजस्व से ग्रहण किया जाता है, यानी कि जो मुक्ति थे और जो इनकी सेना थी, इनको जो पैसा जो सैलरी दी जाती थी वो स्टेट टैक्स से दी जाती, यानी कि राजस्व कर से निकाला जाता था। ये बहुत कुशलता से काम करते थे क्योंकि उन्हें एक छोटी अवधि के लिए सौंपा गया था, यानी कि इन्हें ये बहुत ही सूझबूझ के साथ ये काम करते थे क्योंकि इन्हें ये काम बहुत ही छोटी अवधि के लिए सौंपा गया। अगर आप काम सही नहीं करोगे तो आपको आपकी पदवी से हटा दिया जाएगा। दिल्ली के सल्तनत में भीतरी इलाकों का दौरा। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो दिल्ली सल्तनत की बाहरी इलाके के बारे में। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के भीतरी इलाकों का दौरा शुरू किया और सीमांत यानी कि जो सरदार होते थे अपने अधिकारों के तहत काम करने के लिए मजबूर किया, यानी कि जो दिल्ली प्रदेश के या दिल्ली क्षेत्र के अंदर आने वाले सरदार थे, सीमांत थे, उन्हें कानून के अधिकार के तहत काम करने को मजबूर किया। स्थानीय सरदारों को भी कर भुगतान करना पड़ा। 3 प्रकार की खेती की जाती थी। खराज किसानों की उपज का 50%, मवेशियों पर टैक्स लगाते थे और घरों पर। बंगाल जैसे दूर के प्रांत को दिल्ली से नियंत्रण करना मुश्किल था और दक्षिणी भारत पर कब्जा करने के लिए तुरंत बाद पूरा क्षेत्र को स्वतंत्र हो गया। ये 3 प्रकार के उस समय के टैक्स थे। पशुओं पर अलग था, अगर कृषि कर रहे हो तो इसका 50% लगता था, और घरों पर भी टैक्स उस समय चल रहा था। कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक इन क्षेत्रों को अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। अलाउद्दीन मोई के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, यानी कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे उसी समय मंगोलों ने दिल्ली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिससे तुगलक भी अपनी सेना जुटाते थे और अलाउद्दीन खिलजी रक्षा करना। अलाउद्दीन खिलजी का काम था सिर्फ रक्षा करना, मोहम्मद तुगलक का काम था आक्रमण और हमला करना। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे 15वीं और 16वीं शताब्दी। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत। तुगलक, सैयद और लोधी वंशों ने 1526 तक दिल्ली से आगरा तक शासन किया, क्योंकि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत जैसे कई राज्यों स्वतंत्र थे। ये वो राज्य थे जो स्वतंत्र थे जिन पर तुगलक, सैयद और लोधी वंश ने अपना आधिपत्य जमाया था।
ये स्वतंत्र राज्य समृद्ध थे, नए शासक समूह यानी कि अफगान और राजपूत गए थे। ये कुछ बहलोल लोधी है, राणा प्रताप हैं, सिख हैं। कई राज्य छोटे लेकिन शक्तिशाली थे। पूर्व शेरशाह सूरी 1540 से 45 बिहार ने अपने चाचा के लिए एक छोटे से क्षेत्र पर प्रबंधन किया और मुगल सम्राट हुमायूं को इन्होंने हरा दिया था। यानी कि शेरशाह सूरी ने अपने चाचा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को भी हरा दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष तक इस पर शासन कायम रख पाए थे। इसी के साथ आपकी ये चैप्टर की नोट्स खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।